नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों को पता ही होगा, आज से टीवी रिपेयरिंग का ट्रेनिंग शुरू हो गया है। जो भी टीवी रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहते हैं वो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाए ताकि इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सके। CRT टीवी एक सबसे अच्छा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक्स को जानने के लिए, इसीलिए हम पहले CRT टीवी को जानेंगे। जब तक आप CRT टीवी को अच्छी तरह नहीं जानेंगे तब तक LCD टीवी, LED टीवी को अच्छी तरह नहीं जान पाएंगे। ये ट्रेनिंग आप लोगों का डिमांड से दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति के लिए नहीं है। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति लोग सावधानी बरतें क्योंकि करंट सबको लगती है। दोस्तों, हर टीवी में एक SMPS पावर सप्लाई होता है जिससे टीवी का हर सेक्शन को वोल्टेज सप्लाई होता है। दोस्तों, SMPS पावर सप्लाई ही क्यों चाहिए एक टीवी का सर्किट चलाने के लिए, जो कि एक साधारण सा ट्रांसफार्मर भी ये काम कर सकता है। चलिए हम इसे समझें। सबसे पहला बात, ये जो AC 220 वोल्ट है, इस वोल्ट को जब भी SMPS पावर सप्लाई लेता है, लेने के साथ ही इस वोल्ट को स्टेबल कर देता है, जो कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेबल नहीं कर पाता है। इसीलिए SMPS पावर सप्लाई को स्टेबल मोड पावर सप्लाई भी बोला जाता है। एक्चुअली में इसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई बोला जाता है। दोस्तों, हर एक पावर सप्लाई सर्किट के मुताबिक वोल्टेज को आउटपुट करता है। जिस सेक्शन को जो वोल्टेज चाहिए वही एक्यूरेट वोल्टेज पावर सप्लाई से आउटपुट होता है। जैसे कि एक CRT टीवी में 4-5 वोल्टेज आउटपुट होता है, जैसे कि 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 10 वोल्ट, 14 वोल्ट, 8 वोल्ट। इस तरह का वोल्टेज पावर सप्लाई से आउटपुट होता है। ये जो वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, वरना टीवी का अन्य सेक्शनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो AC 220 वोल्टेज है, ये वोल्टेज कभी कभी कम या ज़्यादा होता है, जैसे कि 90 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट। इस तरह का वोल्टेज टीवी का पावर सप्लाई में इनपुट होता है और ये SMPS पावर सप्लाई इन सभी वोल्टेजों को स्टेबल करता है। इसीलिए ये सारा आउटपुट वोल्टेज स्टेबल हो पाता है। पावर प्लग से जो वोल्टेज इनपुट होता है, वहाँ से एक फेस और एक न्यूट्रल इनपुट होता है। ये दो करंट टीवी का मेन पावर स्विच में इनपुट होता है, जिससे टीवी का पावर को हम ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद ये दो करंटों में से एक करंट डायरेक्ट आगे बढ़ता है और दूसरा करंट एक फ्यूज के थ्रू आगे बढ़ता है, जो कि ये फ्यूज 3.5 एम्पेयर का होता है। उसके बाद लाइन फिल्टर कॉइल में इनपुट होता है। ये लाइन फिल्टर कॉइल AC करंट से आया हुआ नॉइस या डिस्टरबेंस को फिल्टर करता है। लाइन फिल्टर कॉइल में 2 कॉइल होता है और दोनों कॉइल का आपस में किसी एक तरफ या दोनों तरफ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है सर्ज प्रोटेक्टर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर अचानक से आया हुआ हाई वोल्टेज को शॉर्ट करके वहीं रोक देता है और आगे खराब होने से बचाता है। सर्ज प्रोटेक्टर PF मैक्सिमम 250 वोल्ट का होता है। जब भी इस PF को 250 वोल्ट से ज़्यादा मिलता है, उसी समय ये PF शॉर्ट हो जाता है और इस सर्किट में लगा हुआ फ्यूज उड़ जाता है और आगे सप्लाई देना बंद कर देता है। ये PF मैक्सिमम 250 वोल्ट तक सह सकता है। उसके बाद ये PF शॉर्ट हो जाता है। आगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड 4 डायोडों से बनता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड AC करंट को DC करंट में बदल देता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी शॉर्ट होता है और ये शॉर्ट होने से बार बार फ्यूज खराब हो जाता है। जब भी फ्यूज बार बार खराब होता है तो सबसे पहले सर्ज प्रोटेक्टर PF को चेक करना चाहिए। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करना चाहिए। उसके बाद
फिल्टर कैपेसिटर चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, यहाँ 4 डायोड लगा हुआ है। इन 4 डायोड में से यहाँ से और यहाँ से नेगेटिव डीसी सप्लाई और यहाँ से पॉजिटिव डीसी सप्लाई निकलता है। इन दोनों पॉइंटों से डीसी वोल्टेज आउटपुट होता है और यहाँ पे 2 डायोड का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे एसी का कोई एक सप्लाई एनटीसी होके ये 2 डायोड में इनपुट होता है। ये एनटीसी ब्रिज में पड़ने वाले झटके को यहीं ख़त्म कर देता है। एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एक तरह का रेजिस्टर ही है। इस पे ज़्यादा दबाव पड़ने से ओवरहीट होता है और ख़राब भी हो जाता है। इसकी जगह 4.5 ओम्स 5 वाट का रेजिस्टर भी लगा सकते हैं। और एसी का दूसरा सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का इस पॉइंट पे इनपुट होता है, जहां 2 डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस डायोड का नेगेटिव साइड और इस डायोड का नेगेटिव साइड आपस में जुड़ा हुआ है, तो यहीं से एसएमपीएस पावर सप्लाई के लिए डीसी नेगेटिव वोल्टेज निकलता है। और यहाँ भी एक डायोड का पॉजिटिव साइड और दूसरा डायोड का पॉजिटिव साइड आपस में जुड़ा हुआ है और यहीं से एसएमपीएस पावर सप्लाई के लिए डीसी पॉजिटिव वोल्टेज निकलता है। दोस्तों, यहाँ से कितना वोल्टेज इनपुट हुआ? यहाँ से एसी 220 वोल्ट इनपुट हुआ। तो यहाँ से कितना निकला? तो यहाँ से भी 220 वोल्ट ही निकला। लेकिन क्या निकला? यहाँ से एसी इनपुट हुआ था और यहाँ से डीसी आउटपुट हुआ, डीसी 220 वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये वोल्टेज कैसे बढ़ेगा? जब हम यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर लगा देंगे। जब भी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के बाद एक फिल्टर कैपेसिटर लगाना चाहिए, ताकि डायोड से गुजरा हुआ वोल्टेज को फिल्टर कर सके। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो इसी चैनल पे एक कैपेसिटर का वीडियो दिया हुआ है, उसे जाके देखिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। इस कैपेसिटर को लगाने के बाद यहाँ 220 वोल्ट की जगह अब यहाँ 300 वोल्ट का आसपास हो जाएगा। ये वोल्टेज एसएमपीएस पावर सप्लाई के लिए काफ़ी हो जाता है। ये वोल्टेज प्योर डीसी वोल्टेज होता है। इस कैपेसिटर को लगाते ही ब्रिज से निकला हुआ वोल्टेज बढ़ जाता है और इस कैपेसिटर का वैल्यू होता है 100 mfd 450 वोल्ट। और कोई कोई पावर सप्लाई में इस कैपेसिटर का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है पावर सप्लाई का हिसाब से। दोस्तों, इस कैपेसिटर का वैल्यू इसीलिए यहाँ ज़्यादा होता है ताकि ये आउटपुट वोल्टेज सही से निकलता रहे। यहाँ किसी तरह का कमी पावर सप्लाई की वजह से नहीं होना चाहिए। पावर सप्लाई में कम वोल्टेज इनपुट होने से भी यहाँ से बराबर निकलता रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि एसएमपीएस पावर सप्लाई में बराबर वोल्टेज मिलता रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए, ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।